अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है कॉमन जर्नल एंट्रीज़, यानी कि वो जर्नल एंट्रीज़ जो कि नॉर्मली आप जो है वो एक बिज़नेस की रिकॉर्डिंग करते हुए यूज़ करते हैं। सो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही रिकॉर्डिंग को सीखना था कि एंट्रीज़ कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इस लेक्चर से पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सब में आपको डिफरेंट रूल्स, प्रिंसिपल्स और एंट्री को रिकॉर्ड करने का तरीका, ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। और आज के लेक्चर में हम जो है वो रिकॉर्डिंग सीखेंगे, देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से रिकॉर्ड होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट की एंट्री है, यानी कि अगर हम कोई एक नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं कैश, तो उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो सिंपल एंट्री है कैश या फिर बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अगर कैश की सूरत में आपने इन्वेस्ट किया है तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और इन केस अगर आपने कोई बैंक अकाउंट ओपन करवा के बिजनेस के नाम पर और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है तो उस सूरत में बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट होगा। देन अगर आप एसेट कोई और इन्वेस्ट करते हैं कैश के अलावा, यानी कि कैश नहीं इन्वेस्ट करते, कैश के अलावा बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर कोई एसेट आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो एसेट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, एसेट अपने नाम से डेबिट होगा, एसेट नहीं लिखना डेबिट में, सही है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। फॉर सपोज अगर हमने किसी बिजनेस में फर्नीचर इन्वेस्ट किया है तो फर्नीचर डेबिट कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर हमने कोई गाड़ी इन्वेस्ट की है तो व्हीकल डेबिट कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर हमने कोई लैंड इन्वेस्ट की है तो लैंड डेबिट कैपिटल क्रेडिट होगा। तो एसेट अपने नाम से आएगा। फिर अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, अगर बिजनेस से हम पैसे निकाल लेते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो इन दैट केस ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट अगर कैश निकालते हैं, और अगर बैंक से अमाउंट निकालते हैं तो ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो कैश और बैंक जहाँ पर लिखा हुआ है वो इस वजह से लिखा हुआ है कि अगर कैश आपने विड्रॉ किया है तो कैश को आपने रिकॉर्ड करना है, और अगर बैंक से आपने विड्रॉ किया अमाउंट तो फिर आपको बैंक क्रेडिट करना है, ठीक है। सो डेबिट क्रेडिट में अगर कैश और बैंक दोनों लिखे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि जहाँ कैश होगा कैश लिखेंगे सिर्फ, और जहाँ बैंक होगा वो बैंक लेंगे। चूँकि दोनों हो सकते हैं इसी वजह से हमने कैश और बैंक दोनों लिखे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। देन हमारे पास है, अगर हमने फॉर सपोज कोई शॉप या कोई ऑफिस जो है वो हमने एक्वायर किया है, तो जाहिर सी बात है हमें उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है। जब आप वो शॉप या ऑफिस छोड़ते हैं तो फिर आपको ये वापस मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कोई अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में दिया है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका डेबिट हो जाएगा, कैश या बैंक जहाँ से पैसे गए वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह हम एडवांस रेंट की पेमेंट करते हैं। जब आप ऑफिस या शॉप लेने के लिए जाते हैं तो ऑनर अगर रिक्वायर करता है कि अगले 5-6 महीने का रेंट आप एडवांस में दे दें, तो उस सूरत में एडवांस रेंट को रिकॉर्ड करने के लिए प्रीपेड रेंट, ये एक एसेट का अकाउंट है, ये डेबिट हो जाता है, और कैश या बैंक जहाँ से पैसे आपके गए हैं वो क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, जब आप ये एडवांस रेंट देते हो तो जब 1 मंथ हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो रेंट है, जो प्रीपेड रेंट है वो एक्सपायर्ड हो जाता है। तो उसका जो एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड करने के लिए क्या एंट्री होगी कि हम रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। जब फॉर सपोज फर्स्ट मंथ हमारा गुजर गया, हम ये सपोज करते हैं कि ये 3 लाख 6 महीने का हमने रेंट दिया था 50,000 पर मंथ के हिसाब से, तो अब हमारा फर्स्ट मंथ गुजर चुका है, तो इसमें 3 लाख में से 50,000 पहले मंथ के वो एक्सपायर हो चुके हैं, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो रेंट एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे और प्रीपेड रेंट को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर कैश या बैंक क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम कैश पे कर चुके हैं, कैश को हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने अपने प्रीपेड रेंट को एमोटाइज करना है, कम करना है। ये जो 3 लाख का हमारे पास प्रीपेड रेंट है इसको हमने ग्रेजुअली कम करना है मंथ बाय मंथ। तो पहले मंथ का जब ये एक्सपायर हो गया है तो हम प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर देंगे, रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। इस तरह हर मंथ जो है वो रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा 6 महीने बाद जब ये आपका प्रीपेड रेंट 0 हो जाएगा। तो ये होता है एडजस्टमेंट की एंट्री, अगर आपको रेंट या इस तरह का कोई और प्रीपेड जो है वो एमोटाइज करना होता है। तो देन हमारे पास जो है वो एसेट की परचेज़ की बात होती है। तो एसेट की परचेज़ अगर कैश के ऊपर हो रही है तो जो भी एसेट आपने परचेज़ किया है वो डेबिट हो जाता है, और कैश या फिर बैंक जो है वो आपका क्रेडिट हो जाता है।
तो एसेट अपने नाम से रिकॉर्ड करेंगे अगेन, यानी कि अगर आपने फर्नीचर ख़रीदा है तो फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। अगर आपने इक्विपमेंट खरीदी है और चेक दिया है तो एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो पेमेंट जहाँ से गई है वो क्रेडिट हो जाएगा और एसेट अपने नाम से आएगा। लैंड खरीदी है तो लैंड आ जाएगा, बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग को आप डेबिट करेंगे, सही है। इसी तरह अगर आपने कोई एसेट क्रेडिट पर परचेज़ किया है तो उस सूरत में एसेट अपने नाम से डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। ये लायबिलिटी आपकी, ठीक है। आप अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि पेमेंट आपने अभी दी नहीं है। और अगर आप पार्शियल पेमेंट करते हैं, यानी कि आपने एक एसेट ख़रीदा 80,000 का और आपने कैश दे दिया 30,000 और बाकी पेमेंट बाद में देने का जो है वो एग्रीमेंट कर दिया या वादा कर लिया कि हम बाद में देंगे, तो बेसिकली एसेट आपका जो टोटल उसकी वैल्यू है उससे डेबिट हो जाएगा। फॉर सपोज़ हमने कोई यहाँ पर जो है इक्विपमेंट या मशीनरी ख़रीदी है तो वो मशीनरी 80,000 से डेबिट हो जाएगी अपने नाम से। कैश जो आपने पे किया है वो 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो एज अ लायबिलिटी अकाउंट्स पेबल में 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्शियल पेमेंट में फिर इस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हमने बैंक अकाउंट ओपन करना है तो सिंपली बैंक में पैसे चले गए, बैंक डेबिट, और कैश से गए तो कैश क्रेडिट। इसी तरह अगर बाद में बैंक में आप कोई अमाउंट जमा कराते हैं तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी कि जैसे जैसे आप डेली बेसिस पे बैंक में अमाउंट जमा कराते जाएंगे तो बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। और अगर आप जो है बैंक से विड्रॉ करते हैं कैश ऑफिस यूज़ के लिए तो उस सूरत में कैश आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है परचेज़ की एंट्रीज हैं। लाइक अगर हमने इन्वेंट्री कैश पे परचेज़ की है तो परचेजेस डेबिट, कैश या बैंक जहाँ से पैसे गए हैं वो क्रेडिट। इसी तरह अगर आपने क्रेडिट पर इन्वेंट्री परचेज़ किया है उस सूरत में आपकी परचेजेस तो डेबिट होंगी लेकिन अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि अभी आपने कैश पे नहीं किया। और अकाउंट्स पेबल के साथ वेंडर का नाम लिखना है, जहाँ वेंडर लिखा है या वेंडर का नाम लिखना है। अच्छा, वेंडर का कोई स्पेसिफिक नाम होगा। फॉर सपोज अगर हम कंप्यूटर शॉप हैं और हम जो है वो किसी सप्लायर से क्रेडिट के ऊपर कंप्यूटर्स परचेज़ करके लाते हैं और सप्लायर का नाम फॉर सपोज ABC जो है कंप्यूटर्स है, तो हम यहाँ पर अकाउंट्स पेबल और आगे ABC कंप्यूटर्स लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये किसका अकाउंट पेबल है, कौन से वेंडर का अकाउंट पेबल है। सो परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। इसी तरह पार्शियल पेमेंट के ऊपर भी इन्वेंट्री परचेज होती है। लाइक कुछ अमाउंट आपने दे दिया और बाकी उधार कर लिया। तो यहाँ पर हमने एक परचेज की है 2 लाख रुपए की। सो परचेजेस 2 लाख से हमने डेबिट कर दिए। कैश हमने पे किया 1 लाख, वो 1 लाख से क्रेडिट हो गया और रिमेनिंग अमाउंट हम बाद में पे करेंगे। तो अकाउंट्स पेबल और साथ में वेंडर का नाम, तो 1 लाख से वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी 1 लाख रुपए हमने कैश दे दिया और 1 लाख का हमने उधार कर दिया, तो ये लायबिलिटी 1 लाख की हमारे ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी। देन अगर हमने रिटर्न की हैं जो परचेज़ हमने ली थी, जो इन्वेंट्री हमने ली थी, अगर उसमें से कुछ पोर्शन हमने रिटर्न कर दिए अपने सप्लायर को, तो इन दैट केस आपका जो है वो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और परचेज़ रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि जो आपकी फॉर सपोज़ रिटर्न का पोर्शन है, इन 10,000 की अगर आपने परचेज रिटर्न कर दी है तो उसकी पेमेंट अब आपको सप्लायर को नहीं देनी, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा, अकाउंट्स पेबल आपका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, लायबिलिटी आपकी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो वो डेबिट हो जाएगी, परचेज रिटर्न आपकी क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको सप्लायर डिस्काउंट दे देता है तो अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज डिस्काउंट क्रेडिट, ठीक है, सप्लायर से अगर डिस्काउंट मिलती है तो। और अगर क्रेडिट पे परचेज़ किया हमने और फिर हम बाद में जाहिर सी बात है कि अपने सप्लायर को पेमेंट देते हैं उस क्रेडिट परचेज़ के अगेंस्ट, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी कि जो लायबिलिटी हमने क्रेडिट की थी वो डेबिट होके ख़त्म हो जाती है और कैश और बैंक क्रेडिट हो जाते हैं। देन इसी तरह सेल्स की हमारे पास एंट्रीज हैं। कैश पे सेल की है तो कैश या बैंक डेबिट, जहाँ भी आपकी मतलब पेमेंट रिसीव हुई है, कैश में तो कैश डेबिट, बैंक पे रिसीव हुई तो बैंक डेबिट, और सेल्स क्रेडिट। अगर क्रेडिट के ऊपर अगर हमने सेल्स की है, इन दैट केस अकाउंट रिसीवेबल, साथ में कस्टमर का नाम, जिस कस्टमर को हमने क्रेडिट पे गुड सेल की हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर का नाम, 1 लाख से डेबिट और सेल्स क्रेडिट, यानी कि इससे पैसे हमने लेने हैं। समटाइम ऐसा होता है कि पार्शियल पेमेंट के ऊपर सेल होती है, यानी कुछ पेमेंट रिसीव होती है, कुछ हमें कस्टमर कहता है बाद में दे दूंगा, तो इन दैट केस जो कैश रिसीव हो गया वो डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल अमजद 70,000 से डेबिट, ये 70,000 हमें बाद में रिसीव होंगे, बाद में लेने हमने, और सेल्स जो है वो टोटल अमाउंट 1,20,000 से क्रेडिट
तो 50,000 हमें रिसीव हो गए, बाकी 70,000 हमें बाद में मिलेंगे। टोटल सेल जो है 1,20,000 की है। इसी तरह सेल्स अगर रिटर्न आ जाती है कस्टमर से तो सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और साथ में कस्टमर का नाम लिख देते हैं। सेल्स डिस्काउंट में सेल डिस्काउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और अगर कस्टमर से बाद में हमें पेमेंट रिसीव हो जाती है क्रेडिट सेल की, यानी कि उधार पर जो हमने सेल की थी, फॉर सपोज अमजद को हमने 70,000 की गुड्स क्रेडिट पर दी थी, तो बाद में जब उसकी पेमेंट रिसीव होगी तो कैश या बैंक जहाँ पेमेंट आई वो डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल अमजद क्रेडिट। पहले हमने इसको डेबिट किया था जब हमने सेल किया था, और जब पेमेंट रिसीव हो जाती है तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होके सेटल हो जाता है और ज़ीरो हो जाता है। देन एक्सपेंसेस की पेमेंट की अगर हम बात करें तो सिंपल, अगर एक्सपेंस की हमने पेमेंट कर दी है तो एक्सपेंस डेबिट, और कैश या बैंक जहाँ से पैसे गए वो क्रेडिट। और अगर आपके एक्सपेंस ड्यू हो गए हैं लेकिन अभी आपने पेमेंट की नहीं है, ठीक है, तो उस सूरत में लाइक सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज हमारे पर मंथ एंड पे ड्यू हो गई तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, बट अभी हमने पे नहीं की है तो सैलरीज पेबल क्रेडिट, उसकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है सैलरीज पेबल के नाम से, और बाद में जब हम इसकी पेमेंट करते हैं इस लाइबिलिटी की तो उस सूरत में सैलरीज पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। तो सैलरीज पेबल यहाँ क्रेडिट हुआ था, यहाँ डेबिट होगा, तो डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से अगर हो तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे प्लस का 2 और माइनस का 2 जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं। ऐसे ही क्रेडिट में अगर 70,000 है और डेबिट में सेम अकाउंट 70,000 है तो ये भी आपस में ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अकाउंट को सेटल करते हैं। अगर आपने कोई बैंक लोन लिया है तो सिंपल कैश या बैंक जहाँ भी आपके पास अमाउंट आया है वो डेबिट, और बैंक लोन एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाता है। बाद में हमें इस लोन की इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं। तो फॉर सपोज़ ये अगर हम 1 मिलियन यानी कि 10 लाख का अगर लोन है और हम ये कह रहे हैं कि फॉर सपोज़ इसका जो है वो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, 10% 15% जो भी है, ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सही है। तो वो जो इंटरेस्ट होता है पूरे साल का होता है, तो हम पहले इंटरेस्ट का रेट अप्लाई करते हैं, ठीक है, 10 लाख की अमाउंट के ऊपर, और वो पूरे साल का जब इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर उसको हम 12 पे डिवाइड करके मंथली इंटरेस्ट हम कंप्यूट कर लेते हैं। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हमने देनी है फॉर सपोज, तो हमें एक तो बैंक लोन की जो इंस्टॉलमेंट हमने देनी है वो हम डेबिट करेंगे, फिर इसी तरह उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करेंगे, और हम कैश और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगर मंथली हो तो इंटरेस्ट मंथली हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, और अगर ईयरली होगा तो फिर हमें इंटरेस्ट जो है वो ईयरली कंप्यूट करना पड़ेगा। अब फॉर सपोज इस वाले एग्जाम्पल में 10 मिलियन का लोन है और हमें हर साल जो है वो यानी कि इसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, तो बेसिकली 10 सालों में हमें ये लोन वापस करना है। और अगर हम ये कहते हैं कि भाई इसकी जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 15% है, तो 10 लाख का 15% 1,50,000 हो गया। तो फर्स्ट ईयर जब हम पहली इंस्टॉलमेंट वापस कर रहे होंगे तो एक तो हम 1 लाख रुपए जो इंस्टॉलमेंट के बन रहे हैं उस वो देंगे, और तकरीबन 1,50,000 हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा, और टोटल हमारा जो कैश पे होगा वो होगा 2,50,000। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि सेकंड ईयर हम जब देंगे तो तब हम इस 10 लाख में से 1 लाख ऑलरेडी दे चुके हैं पहले साल में, तो अब हमारा जो लोन का अमाउंट है वो 9 लाख बचेगा। तो अब इंटरेस्ट का जो 15% है वो 9 लाख के ऊपर अप्लाई होगा, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, 1,35,000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बैंक लोन आपका 1 लाख जो आपने किस्त देनी है, इंटरेस्ट उसका 1,35,000, टोटल अमाउंट आपने 2,35,000 पे करना है, तो बैंक लोन डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो है नेक्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट मज़ीद कम हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपने 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट आपका कम होता चला जाता है, और फिर फाइनली लास्ट ईयर जब आपका आ जाएगा तो आप 1 लाख देंगे और उस टाइम पे जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा होगा वो देंगे, और बाकी जो है आपका लोन वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं जिसमें जैसे फिक्स एसेट हमारे डेप्रिसिएट होते हैं, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वो क्रेडिट हो जाता है। आपके जो बैड डेट होते हैं यानी कि आप ऑब्वियसली बात है क्रेडिट पर अगर आप सेल कर रहे हो
तो जो है रिस्क होता है कि हमारे कुछ कस्टमर्स हमें पैसे ना दें, तो वो हमारे बैड डेट कहलाते हैं। तो वो भी हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। ईयर एंड पे हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल होता है उसके ऊपर हम एस्टिमेशन करके कि एक सर्टेन परसेंटेज उसमें से हमें अगर नहीं मिलता तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट या अलाउंस फॉर बैड डेट भी इसको कहते हैं, वो क्रेडिट हो जाता है। इसी तरह प्रीपेड की अमोर्टाइजेशन पहले भी हमने देखी है। अगर कोई हमारे पास प्रीपेड है, जैसे हमने इससे पहले रेंट वाले एग्जांपल में देखा है, तो इधर हमने इंश्योरेंस के लिए कि इंश्योरेंस एक्सपेंस को हम डेबिट करके प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस हम एडवांस में पे करते हैं पूरे साल की। फिर जैसे मंथली बेसिस के ऊपर हम उसको इंश्योरेंस का पीरियड ख़त्म होता चला जाता है तो हम उसको एमोटाइज करते हैं, उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और प्रीपेड को हम कम करते चले जाते हैं। सही है। तो जो हमारे प्रीपेड्स हैं उनकी अमोर्टाइजेशन के लिए एक्सपेंस डेबिट होता है और प्रीपेड जो है हमारे वो क्रेडिट हो जाते हैं। देन एक्रूड एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंस हमारे पास ड्यू हो गए और अभी हमने उनकी पेमेंट नहीं की है, तो ये भी पहले हो चुका है। सेलिस एक्सपेंस डेबिट, सेलिस पेबल क्रेडिट एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर लेना है, साथ में ही उसकी लाइबिलिटी भी आपने रिकॉर्ड कर लेनी है। एक्रूड इनकम, यानी कि इनकम आपने रिसीव तो कर ली है लेकिन अभी अर्न नहीं की है, जिसको अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं, और ये एक लाइबिलिटी होती है। तो कैश डेबिट और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट एज अ लाइबिलिटी के तौर पर हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। बाद में जब हम इसकी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे तो अनअर्न्ड इनकम डेबिट हो जाएगा और सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज हैं जो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ताकि जब आगे चल के हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब हम किसी कंपनी का डेटा रिकॉर्ड करेंगे, एंट्रीज आती होंगी तभी तो आप डेटा रिकॉर्ड कर सकोगे, नहीं आती होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और इंशाल्लाह एक लेक्चर हमारा और बचा है जिसमें हमने जो है वो ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट रिव्यू करने हैं, और उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। हम एक्सेल के ऊपर इंशाल्लाह अपना सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देंगे। तो तब तक आपकी ये एंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।